नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, न्यूमेरिकल क्लासेज इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों के लिए इम्पोर्टेंट रहती है। और अब टेक्निकल हेल्पर का जब सब कुछ डिक्लेयर हो चुका है तो तैयारी शायद बूस्टअप कर देनी चाहिए। जिन बच्चों को स्पेशल न्यूमेरिकल में डर लगता है, मैंने न्यूमेरिकल की 37 क्लासेज आपको दे दी है। यूट्यूब में प्लेलिस्ट में जाकर आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज की हमारी क्लास 38 नंबर है, जिसमें हम आगे और क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। काफ़ी न्यूमेरिकल्स है और पूरे विस्तार से आपको मैं एक एक करके सभी के आंसर्स बताऊंगा। पसंद आ जाए तो कमेंट कर देना एक प्यारा सा, और लाइक शेयर ज़रूर कर देना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, फटाफट से हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। हर मंडे ऐप में फ्री टेस्ट होता है, आप उस टेस्ट को ज़रूर अटेम्प्ट किया करें। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चैनल पर आपके लिए बहुत से डेटा अपलोड है, बहुत से नोट्स पहले से अपलोड है। हर परीक्षा में ये नोट्स आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। आइए ज़रा आज के हम क्वेश्चनों से शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन पहला हमारा है वो ट्रांजिस्टर से है और टेक्निकल हेल्पर में आया हुआ क्वेश्चन है। इजी है, लेकिन इसमें दो चीज़ें पूछी जाती है और उसके लिए आपको मतलब एक अप्रत्यक्ष रूप से कैलकुलेट करना पड़ता है। क्या था, मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन बताता हूँ और जितना हो सकता है छोटा क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके सामने, समझ जाएंगे आप। क्वेश्चन दिया कि एक ट्रांजिस्टर में बेस करंट IB का मान 100 माइक्रो एम्पियर है और कलेक्टर करंट IC का मान 100 मिली एम्पियर है। अब देखो वो यहाँ आपसे क्या पूछ सकता है। दो बातें हैं, थोड़ा दिख तो रहा है क्या? चलो डार्क लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। कम दिखाई दे रहा होगा, कोई बात नहीं। ये लो, IB 100 मिली माइक्रो एम्पियर है और IC यानी कलेक्टर करंट 100 मिली एम्पियर है। ठीक है ना। अब यहाँ देखो क्वेश्चन क्या पूछे। टेक्निकल हेल्पर में जब आया तो उन्होंने दोनों ही पूछे, अल्फा का मान भी पूछा, बीटा का मान भी पूछा। अब देखो बीटा के मान में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो, लेकिन जब अल्फा का मान पूछ लेता है ना, तब थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपके लिए लंबा हो जाता है। वो आपको एक अप्रत्यक्ष काम और भी करना पड़ता है। आइए हम चर्चा करते हैं इस बात पर। देखो बीटा के लिए जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है कलेक्टर करंट में परिवर्तन और बेस करंट में परिवर्तन का अनुपात, या कलेक्टर करंट की वैल्यू और बेस करंट की वैल्यू, और ये दोनों आपको स्पष्ट रूप से दिया हुआ था। तो यहाँ तो कुछ नहीं करना, कलेक्टर करंट और बेस करंट का मान रखो, कैलकुलेशन करो, उत्तर आ जाए। लेकिन अल्फा के लिए देखो दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन जो आपका है वो तो है कि बीटा बटे 1 प्लस बीटा, तो अब ना चाहते हुए भी आपको बीटा कैलकुलेट करनी पड़ती अगर सीधा सीधा अल्फा का मान आपसे पूछ लेता तो। दूसरा, अगर इसी तरह की कैलकुलेशन अल्फा के लिए रखते हो, है ना, तो अल्फा के लिए क्या फॉर्मूला है, कलेक्टर करंट में परिवर्तन और एमीटर करंट में परिवर्तन, यानी एमीटर करंट कैलकुलेट करके लाओ। तो अब आपको ये दोनों काम करने पड़ेंगे, कैसे भी कैलकुलेशन करके अगर आप निकालते हो तो, है ना। मान लीजिए कि सबसे पहले हम इसमें बीटा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कलेक्टर करंट और बेस करंट, एक तो ये ध्यान रखें दोनों की इकाई सेम होना ज़रूरी है। आप अगर ध्यान से देखें तो ये माइक्रो एम्पियर है और ये मिली एम्पियर है, तो दोनों को एक करना होगा। और जहाँ तक मेरा मानना है माइक्रो को मिली किया करो, क्योंकि क्या करना है, इसमें 10 की पावर 6 की जगह 10 की पावर 3 ही रखना है, यानी 3 आपको हटा देना है। 3 हटा देना है तो देखो 1 2 और 3, यानी यहाँ पॉइंट लगेगा। कुल मिला करके रिजल्ट ये है कि जो बेस करंट है वो 0.1 मिली एम्पियर बन जाएगी। कितनी? 0.1 मिली एम्पियर। अब दोनों का मान रख दो, उत्तर आ जाएगा। देखो कलेक्टर करंट कितनी है, 100 मिली एम्पियर, और ये कितनी है, 0.1 मिली एम्पियर। कैलकुलेशन करोगे तो उत्तर आएगा 1000। बीटा का मान कितना आया,
1000। अब अल्फ़ा निकालने के लिए या तो एमीटर करंट लेकर आओ, नहीं तो बीटा निकाला हुआ है तो यहाँ मान रख दो, उत्तर आ जाएगा। बात एक ही है, यानी 1000 बटे 1001 करो, उत्तर आएगा 0.99। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ एक चीज़ और सीख सकते हो आप, जैसे दिल्ली मेट्रो 2020 में जो पेपर हुए उसमें आया, बेस करंट कलेक्टर करंट देकर एमीटर करंट ही पूछ लिया। तो अगर आप चाहें तो एक न्यूमेरिकल को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एमीटर करंट निकालनी है। मान लीजिए ये भी तो छोटा प्रश्न पूछ सकते हैं ना, 3 क्वेश्चन हो गए एक तरह से अपने इसी एक क्वेश्चन में। तो कलेक्टर करंट जो है वो बेस करंट, सॉरी एमीटर करंट जो है वो बेस करंट और कलेक्टर करंट दोनों का योग होता है, दोनों को जोड़ दो। लेकिन वही ध्यान रखना है, यूनिट दोनों की सेम होनी चाहिए। बेस करंट जो है आपकी तो माइक्रो एम्पियर में दिया हुआ है, लेकिन अपन ने उसको क्या किया, यहाँ देखो मिली एम्पियर में कन्वर्ट कर लिया था। बस सीधा सीधा दोनों को जोड़ दो, उत्तर आ जाएगा। 0.1 ये है और 100 वो है, यानी 100.1 मिली एम्पियर हो गया एमीटर करंट। अब इसका रेशियो निकाल कर आप देखो, उत्तर यहीं आएगा 0.99। कैसे, कलेक्टर करंट और बेस करंट का अनुपात। कलेक्टर करंट है 100, सॉरी एमीटर करंट है ना, अल्फा ज्ञात कर रहे हैं। कलेक्टर करंट और एमीटर करंट का अनुपात है, और एमीटर करंट कितनी है, 100.1। तो आंसर लगभग यहीं आएगा। दोनों तरीके से करना, दोनों ही तरीके आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, ये था एक प्रश्न अपना आज का, और दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लेकिन इसमें आप देखो एक तरह से एक नहीं, आपको 3 क्वेश्चन सीखने को मिले, जिसकी मैं बार बार बात कर रहा था, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, ये डायोड से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी इनपुट दिया है अपन को, ठीक है ना। और ये पूछा है कि डायोड की पीआईवी रेटिंग बताओ कितनी है। तो देखो यहाँ से ना थ्योरेटिकल चीज़ें भी सीखोगे आप। पहली बात तो ये पीआईवी का मतलब होता है पीक इनवर्स वोल्टेज, यानी रिवर्स बायस में वह अधिकतम वोल्टेज जिसे एक डायोड सहन कर जाता हो, पीक इनवर्स वोल्टेज बोलते हैं। अब यहाँ पर अपन को क्या रेक्टिफायर नहीं दिया, तो मैं तीनों के उत्तर बता रहा हूँ। हाफ वेव का भी पूछ सकता है, ब्रिज रेक्टिफायर का ऑप्शन देकर पूछ सकता है, और फुल वेव सेंटर टेप का ऑप्शन देकर भी पूछ सकता है। और इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन और भी बनेंगे, तो मैं आपको आगे बताऊंगा इसमें क्या पूछा जाएगा, क्योंकि एक बार पेपर में आ चुका है कि अगर ऐसा हो तो क्या होगा, राइट। तो देखो इसमें क्या दिया अपन को, पीआईवी पीक इनवर्स वोल्टेज में डायोड की रेटिंग जो होती है, ये इस बात पर निर्भर करती है कि इसको किस रेक्टिफायर के लिए उपयोग किया जाना है। हाफ वेव और ब्रिज रेक्टिफायर में उपयोग होने वाले डायोड की पीआईवी रेटिंग सेकेंडरी साइड में, जो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड होती है ना, मतलब डायोड की जो इनपुट होती है उसकी पीक वैल्यू के बराबर होना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू के बराबर होना चाहिए। जबकि फुल वेव में 2 इंटू मैक्सिमम के बराबर, यानी पीक वैल्यू के 2 गुने के बराबर होना चाहिए। मतलब सीधी सी बात है, हमें इस दिए गए इनपुट से पीक वैल्यू देखना होगा, शिखर मान देखना होगा, और उसकी वैल्यू निकाल देनी है, उत्तर आ जाएगा। सप्लाई में दिया गया मान सदैव आरएमएस मान होता है, ये एक तो ध्यान रखना। पेपर में क्वेश्चन एक बार आया कि 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई में ये 100 वोल्ट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, किसे प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो ये आरएमएस मान को करता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इससे हमें शिखर मान निकालना है, तो शिखर मान ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या है कि आरएमएस मान को √2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 1.414 से मल्टीप्लाई करो। जब 1.414 से मल्टीप्लाई करोगे तो अपने इस सप्लाई का पीक वैल्यू कितना आएगा, 141.4 वोल्ट, राइट। मेरी कैलकुलेशन सही जाती जा रही है, गलत हो तो बता देना। सही कैलकुलेशन आप क्रॉस चेक जरूर किया करो एक बार। अब देखो हाफ वेव और ब्रिज रेक्टिफायर में तो डायोड की वोल्टेज रेटिंग 141.4 वोल्ट से अधिक होनी चाहिए। 141.4 वोल्ट तो उसको मिलेंगे ही ना,
डायोड इससे ज़्यादा रेटिंग वाला होना चाहिए। राउंड फिगर में आपको उत्तर मिल सकता है ऑप्शन में 150 वोल्ट। ठीक है, ठीक है। और अगर फुल वेव की बात करें तो 2 इंटू मैक्सिमम, यानी लगभग राउंड फिगर में आप इसको लेकर जाते हैं तो 300 वोल्ट, क्योंकि इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 282.8 वोल्ट बनेगा। बात समझ में आ गई। अब यहाँ से देखो, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पेपर में आया एक बार, यूँ सवाल पूछा कि फुल वेव सेंटर टेप ट्रांसफार्मर वाले रेक्टिफायर में क्षतिग्रस्त डायोड को रिप्लेस किया गया, बदला गया। नए डायोड को सेकेंडरी वोल्टेज के पीक मान के बराबर पीआईवी रेटिंग का लगाया गया। नए तौर से रिप्लेस यह डायोड, अब ऑप्शन दिए, उत्तम काम करेगा, कम दक्षता के साथ काम करेगा, नष्ट हो जाएगा, ऐसे ऑप्शन दिए। तो अब आप बता सकते हो ना क्या होगा। पीआईवी के हिसाब से लगाया, यानी फुल वेव वाले में बदला 150 वोल्ट का लगा दिया, जबकि लगाना कितने का चाहिए था, 300 का। तो सीधी सी बात है, क्या होगा, डायोड डैमेज हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। शायद मैंने पहले भी आपको ये क्वेश्चन एक बार पहले भी बता दिया था, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी। क्या 2 क्वेश्चन हो गए, और वैसे देखा जाए तो इसमें भी 3 हो गए, दोनों में 3-3 हुए थे। कुल मिलाकर के आप ये समझ सकते हैं कि अपने दोनों में 6 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बता देना क्लास कैसी लग रही है, सबके कमेंट्स पढ़ूंगा। और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, और ऐप डाउनलोड और कर लो फटाफट से। ऐप में फ्री टेस्ट होते हैं, उनका फ़ायदा लिया करो। अगला सवाल देखो, 2 क्वेश्चन इसमें भी बनेंगे। डेसिमल संख्या है 11 और इसको काउंट करना है। ठीक है, मतलब एक काउंटर का यूज करना है। इसके लिए आपको कितने फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता होगी। ठीक है, सवाल ये पूछा है कि एक डेसिमल संख्या है 11, उसके लिए कितने फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता होती है। पहली बात तो ये ध्यान रखना, फ्लिप फ्लॉप 1 बिट स्टोरेज मेमोरी है एक तरह का, यानी ये डिजिटल इन्फॉर्मेशन को 1 बिट के रूप में स्टोर करता है। दूसरी बात, ये 2 स्टेट में चलता है, 2 अवस्था में चलता है, या तो फ्लिप या फ्लो, यानी या तो आउटपुट 0 या आउटपुट कुछ ना कुछ देगा। 2 बातें। तीसरी बात, 2 स्टेज वाला है, 2 अवस्था वाला है, इसलिए इसे बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर भी बोलते हैं। बाई स्टेबल मतलब वही द्विपक्षीय या द्वि अवस्था वाला। ध्यान रखना, फ्लिप फ्लॉप के लिए बिट काउंट की जाती है, जितनी बिट उतने फ्लिप फ्लॉप। समझ गए? बिट क्या होती है, हम सब जानते हैं कि जो डिजिटल नंबर सिस्टम है हमारा, उसमें प्रत्येक बाइनरी अंक जो होता है वो 1 बिट कहलाता है। इसका मतलब आपसे जब भी ये पूछा जाए कि आपको कितने फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता है, आपको उसमें बिट काउंट करने की आवश्यकता है। बिट का मतलब होता है कि वो चीज़ लिखने के लिए बाइनरी में कितनी बिट बनेगी। जैसे ये 11 डेसिमल संख्या है, अगर इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करते हो ना, तो इसका उत्तर आता है 1011। ये कन्वर्ट करना तो आता ही है ना सबको, बताया हुआ है ना मेरा। देखो क्या तरीका रहता है, 2 का भाग दो, शेषफल जितना भी है 0 और 1 उसको लिखते जाना। जैसे देखो 2 का भाग 11 में देंगे 5 बार होगा, 1 शेषफल आएगा, यहाँ लिख दो। 2 का भाग 5 में दो, 2 बार जाएगा, 1 शेषफल है, यहाँ लिख दो। ठीक है, 2 का भाग 2 में दो, 1 बार आएगा, कोई शेषफल बचा नहीं। जब शेषफल नहीं हो तो 0 लिखना होता है, ये ध्यान रखना। बच्चे कई बार क्या गलतियां कर देते हैं, शेषफल को लिखते नहीं है, या फिर 2 से 2 ये नहीं लिखते हैं, गलती हो जाती है। और फिर इसको बॉटम टू टॉप लिख दिया करो, यानी नीचे से ऊपर 1011, तो ये रहा 1011। अब ये जो प्रत्येक अंक है ना, ये 1 बिट कहलाता है, तो इसको काउंट कर लो। 1 2 3 और 4 बिट हो गई। मतलब हमें
4 फ्लिप फ्लॉप की ही आवश्यकता होगी। बताओ बात समझ में आई क्या? किसी को कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? सिंपल सिंपल क्वेश्चन हो गए ना? ठीक है, आज अपन इलेक्ट्रॉनिक्स वालों में से ले रहे, तो मेरे हिसाब से इतने क्वेश्चन पर्याप्त रहेंगे। जैसे ही कोई और अच्छे क्वेश्चन मुझे मिलेंगे जिनको समझाना ज़रूरी होगा तो मैं आप तक वो भी ज़रूर क्वेश्चन पहुंचाऊंगा। आपका कोई भी अच्छा सवाल हो न्यूमेरिकल जो आपको नहीं आ रहा हो या आपको लगे कि ये अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट कर देना या मुझे व्हाट्सएप पर भेज देना। अगली क्लास में आपको उसको सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा। ठीक है, वीडियो लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना, चैनल सब्सक्राइब करना, ऐप डाउनलोड ज़रूर करना।